जेलेंस्की से मुलाकात और सैन्य सहयोग को लेकर फ्रांस के प्रधानमंत्री इमैनुअल मैक्रोन ने क्या कहा वो हम आपको बताते हैं। देखिए, जेलेंस्की से मैक्रोन पर क्या कहा गया, मैक्रोन ने क्या कहा मुलाकात पर। फ्रांस पर यूक्रेन भरोसा कर सकता है, यह बात इमैनुअल मैक्रोन की ओर से कही गई। यूरोपीय सहयोगियों का यूक्रेन को पूरा समर्थन है। अपने बिहाफ पर यूरोपीय सहयोगी यानी कि यूरोपीय देशों के साथ होने की बात भी इमैनुअल मैक्रोन ने जेलेंस्की से कही है। युद्ध में यूक्रेन की ही जीत होगी, ये भरोसा भी दिया गया मैक्रोन की ओर से। रूस से युद्ध नहीं जीत सकता, रूस ये युद्ध नहीं जीत सकता, ये बात इमैनुअल मैक्रोन की ओर से कही गई है। और ये जेलेंस्की को मोटिवेट करने का काम करेगा, जिस तरीके से ये तमाम बातें जो है वो कही गई है। और हमारे साथ मेजर जनरल ए के श्रीवास्तव सर जुड़ गए हैं, जो कि बतौर डिफेंस एक्सपर्ट हमें इन तमाम चीजों को समझाएंगे। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका टाइम्स नाउ नवभारत पर। आप जेलेंस्की अलग अलग देशों में जाकर समर्थन जुटाने की कोशिश कर रहे हैं और उसके साथ साथ फ्रांस की ओर से जिस तरह के बयान सामने आए, इमैनुअल मैक्रोन कह रहे हैं कि हम किसी भी तरीके से आपका साथ नहीं छोड़ेंगे। ये जेलेंस्की को बूस्टअप करेगा और ये पूरा युद्ध जो है वो शांति वार्ता की तरफ अब जाता हुआ नहीं दिख रहा है, क्योंकि अभी जिस तरीके से ताकत कम हो रही थी जेलेंस्की की, इन बयानों से समझा जा सकता है कि जेलेंस्की अभी भी मजबूती से खड़े इन यूरोपीय देशों की मदद से। हाँ बिल्कुल अनुराग, इसमें कोई शक नहीं कि अब बहुत मजबूती से यूक्रेन खड़ा हुआ है और जिस प्रकार से इसको अब मदद मिलेगी, क्योंकि सच्चाई है जैसे ही स्प्रिंग आएगा 15 मार्च के बाद, ऐसा लगता है कि रूस एक बड़े ऑफेंसिव की तैयारी कर रहा है। वो हो सकता है कीव की तरफ आए, बेलारूस की तरफ से और डोनबास की तरफ से, और समुद्र से भी वो कुछ हमला करने की सोच रहा है। मगर ये सारी की सारी कार्रवाई होगी 15-20 मार्च के बाद, जब स्प्रिंग आ जाता है, जब बर्फ पिघल जाती है और जमीन थोड़ी सी हार्ड हो जाती है और ऑफेंसिव मैन्यूवर आसान हो जाता है टैंकों का। इसको मद्देनजर रखते हुए अभी जो जेलेंस्की है वो चाहते हैं उनके पास भी ऑफेंसिव हथियार आए। अगर टैंकों की लड़ाई होगी तो जरूरी है टैंकों का लाना, एंटी टैंक वेपन होना और उसके साथ साथ हवाई जहाज का होना। तो इसीलिए ये बार बार मांग कर रहे हैं ऑफेंसिव हथियार। अगर आप देखें स्टार्टिंग में जो नाटो ने इनको एक डिफेंसिव हथियार दिए थे, जेवलिन मिसाइल दी थी, जो कि एक प्रकार से एंटी टैंक है, स्टिंगर मिसाइल, एंटी एयरक्राफ्ट और स्विच ब्लेड ड्रोन। धीरे धीरे उन्होंने ऑफेंसिव हथियार दिए, हाई मार्स, हाई मोबिलिटी आर्टी रॉकेट सिस्टम, M777 अल्ट्रा लाइट हाउजर। अब ये जो बड़े ऑफेंसिव हथियार दे रहे हैं, जिससे जो रूस का ऑफेंसिव आए उसका हमला को वो अच्छी तरीके से एक तो मुकाबला कर पाए और रूस को एक ईंट का जवाब पत्थर से दे सके। तो ये 3 चीजें दे रहे हैं। एक तो यूके से चैलेंजर 2 जो उनका मेन बैटल टैंक है, और जर्मनी से लेपर्ड 2 दिया जा रहा है, और तीसरा अमेरिका इब्राहिम जो M टैंक दे रहा है। इसके साथ साथ अब ये जेट की डिमांड कर रहे हैं और बिल्कुल सर, और ऐसे में यूक्रेन को मजबूती मिलती जा रही है। और आपने बिल्कुल ठीक कहा सर कि अब तक जो वॉर में डिफेंसिव मोड पर यूक्रेन नजर आ रहा था, अब ऑफेंसिव हो सकता है। मैं एक बार फिर से आपका रुख करता हूं, बड़ी खबर अपने दर्शकों को बता दें। फ्रांस से पहले ब्रिटेन के दौरे पर गए थे वोलोदिमीर जेलेंस्की। ऋषि सुनक जो कि ब्रिटेन के प्रधानमंत्री हैं और किंग चार्ल्स तृतीय से उनकी मुलाकात हुई। युद्ध में सैन्य सहयोग पर चर्चा की गई है। ब्रिटिश संसद से जेलेंस्की की हुंकार भी सामने आई। लंदन पहले दिन से कीव के साथ है, यानी कि यूक्रेन के साथ खड़ा, ये जेलेंस्की कह रहे हैं। उन्होंने कहा कि स्वतंत्रता जीतेगी, रूस हारेगा। ये जेलेंस्की का आत्मविश्वास बढ़ता हुआ ब्रिटेन में नजर आया। तो सरप्राइज टूर पे पहुंच गए थे वोलोदिमीर जेलेंस्की ब्रिटेन, और वहां पर उन्होंने वहां के तमाम ऑफिशियल से मुलाकात की। इस बात का भरोसा पाया कि जेलेंस्की को मदद मिलती रहेगी। और जो बड़ी बातें कही गई हैं वहां की संसद से वो ये कि स्वतंत्रता जीतेगी, रूस हारेगा। उन्होंने ये बात भी कही कि कैसे ब्रिटेन पहले दिन से कीव के साथ है। हमारे साथ श्रीवास्तव सर मौजूद है। श्रीवास्तव सर, कैसे देखते हैं आप जेलेंस्की के इस बयान को, क्योंकि ये तमाम देश लगातार साथ तो खड़े हैं, लेकिन जिस तरीके से जेलेंस्की ग्रीट कर रहे हैं, यानी कि वो जिस तरह से ग्रीटिंग्स दे रहे हैं इन तमाम देशों को, ये समझ में आता है कि अभी उनकी मंशा और बहुत कुछ पाने की इन देशों से। हाँ बिल्कुल, देखो अनुराग, सच्चाई है ये लड़ाई आसान तो है नहीं। अगर रूस के साथ हमला कर रहा है, रूस के पास तो सेकंड मिलिट्री पावर थी वर्ल्ड की, और उसके पास टैंक भी हैं, उसके पास एयरक्राफ्ट भी हैं, मिसाइल भी हैं, रॉकेट भी हैं, बहुत बड़ा हमला होने वाला है स्प्रिंग में। तो उसको काउंटर करने के लिए उसको हथियारों की जरूरत है, इसमें कोई शक नहीं। और ये भी सच्चाई है कि अब जो नाटो में एक दरार सी लग रही थी, फ्रांस और जर्मनी दूसरी भाषा बोल रहे थे, वो सोच रहे थे कि वो रूस को एटेगराइज नहीं करना चाहते क्योंकि वहां से गैस और ऑयल है। आज लगता है पूरा नाटो इकट्ठा खड़ा हुआ है जेलेंस्की के साथ। जिस प्रकार से वो इनको
प्रॉमिस किया है कि वो टैंक देंगे, मेन बैटल टैंक, और उसके बाद दूसरे ऑफेंसिव हथियार, जेट एयरक्राफ्ट भी। एक चीज मैं बताना चाहूंगा अपने दर्शकों को, ये कभी ना समझें कि अभी जो एकदम हथियार मिलेंगे तो यूक्रेन कैसे इसका इस्तेमाल करेगा। यूक्रेन के जो जवान और ऑफिसर हैं वो पहले ही भेज दिए गए जर्मनी, फ्रांस, यूके और अमेरिका में, जो ट्रेनिंग ले रहे हैं, क्योंकि ये हथियार जब तक आएंगे उनके जो पायलट हैं और उनका क्रू है वो ट्रेन हो जाएगा। मुझे लगता है ये आर पार की लड़ाई है, और जिस प्रकार से हथियार मिल रहे हैं यूक्रेन को नेटो से, जिस प्रकार से वो ऋषि सुनाक से मिले हैं जो यूके के प्राइम मिनिस्टर हैं, उसके बाद इमैनुअल मैक्रोन जो फ्रांस के प्रेसिडेंट है, और ओलाफ स्कोल्ज जो चांसलर है जर्मनी, तीनों ने ये प्रॉमिस किया है हम आपको ऑफेंसिव हथियार देंगे और हम यूक्रेन के साथ खड़े हैं और यूक्रेन की जीत होगी। और मुझे लगता है आने वाले समय में रूस को तकलीफ होगी, क्योंकि रूस अकेला खड़ा है। रूस को कोई हथियार दे रहा है तो वो ईरान ही है जिसने शाही ड्रोन दिए हैं, और कुछ हद तक जो नॉर्थ कोरिया दे रहा है। चीन कभी खुल के नहीं आया रूस के साथ हथियारों के मामले, क्योंकि उसको लगता है उसके अगेंस्ट इकोनॉमिक सैंक्शन लग सकती है। इसलिए रूस को भी बड़ी प्रॉब्लम है, 1 साल से के करीब ये युद्ध हो गया है, तो उसको भी जो डिफेंसिव हथियार हैं और ऑफेंसिव हथियार उसमें कमी होगी। और ये लड़ाई मुझे लगता है बहुत ही ज्यादा निर्णायक होगी जब आएगा आपका स्प्रिंग, जब ऑफेंसिव रूस करेगा। और जिस प्रकार से हथियार मिल रहे हैं यूक्रेन को, मुझे लगता है बहुत जबरदस्त लड़ाई होगी। और यूक्रेन की जो फौज है उसका मोरल बड़ा हाई है, ये मानना पड़ेगा। अभी तक आप देखें कि चाहे वो डॉनबस की लड़ाई है, बाखमुट में है, सोल्डर में है, बहुत जबरदस्त लड़ाई लड़ी जा रही है यूक्रेन ने। अगर यूक्रेन के पास ऑफेंसिव हथियार, कई मौके तो ऐसे रहे सर जहां पर रूस के मोर्चों पर यूक्रेन भारी पड़ता हुआ नजर आया, और यही वजह रही कि जिन मोर्चों को गवा भी चुका था यूक्रेन, उन मोर्चों को वो वापस लेने की कुवत रखता आया। मैं एक बार फिर से आपका रुख करूंगा। इधर जेलेंस्की से मुलाकात के बाद ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक ने यूक्रेन को हथियार आपूर्ति को लेकर बड़ा बयान दिया है। बड़ी खबर आपको बता रहे, जहां ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक ने बड़ा बयान दिया, यूक्रेनी पायलट नौसैनिकों को ट्रेनिंग दी जाएगी, यूक्रेन को फाइटर जेट देने पर विचार किया जा रहा है, लंबी दूरी के हथियार भी मुहैया करवाए जाएंगे। जेलेंस्की ने दरअसल फाइटर जेट की मांग की थी, और फाइटर जेट के साथ साथ दरअसल पायलट्स को ट्रेनिंग देना हो या ऑफेंसिव हथियार मुहैया करवाना हो, लंबी दूरी के हथियार मुहैया करवाना हो, ये तमाम चीजें ब्रिटेन की ओर से दी जाएंगी, ये ऋषि सुनक ने दावा किया है। इधर रूस के खिलाफ यूक्रेन को सैन्य मदद करने वाले अमेरिका से भी बड़ा मददगार ब्रिटेन बनकर उभरा है। ब्रिटेन ने अब तक कौन कौन से हथियार यूक्रेन को दिए हैं जिसका इस्तेमाल यूक्रेन रूस के खिलाफ कर रहा है, वो हम आपको बता रहे हैं। दरअसल 3C किंग हेलीकॉप्टर ये ब्रिटेन की ओर से दिए गए यूक्रेन को। इसके अलावा ब्रिमस्टोन 2 मिसाइल, एमराम एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल, 125 एंटी एयरक्राफ्ट गन, एयर डिफेंस सिस्टम, रडार सिस्टम, एंटी ड्रोन सिस्टम, बख्तरबंद गाड़ियां, तोप और गोले दरअसल ब्रिटेन की ओर से यूक्रेन को मुहैया करवाए गए। और इसीलिए कहा जा रहा है कि अमेरिका से ज्यादा बड़ा मददगार साबित हो रहा है यूक्रेन के लिए ब्रिटेन। मैं शिवाज सर, मैं आपसे समझने की कोशिश करता हूं, एक तरफ तो ब्रिटेन लगातार हथियारों की सप्लाई कर ही रहा है यूक्रेन को, दूसरी तरफ से अगर हम देखें तो अमेरिका से ज्यादा बड़ा मददगार साबित करते हुए अपने आप को ब्रिटेन क्या दिखाना चाहता है? क्या वाकई में इन दोनों देशों के जो रिश्ते हैं वो इतने मजबूत है कि इतनी मजबूती के साथ मदद कर रहा है ब्रिटेन यूक्रेन की, या फिर ये अदावत है, या फिर ये दुश्मनी है रूस की जो इतना ज्यादा करीब ले आता है यूक्रेन के? देखो अनुराग, कुछ एक 3-4 बातें हैं, और सच्चाई तो यह है ये कॉम्बिनेशन है। और अगर आप देखें लड़ाई के शुरू से ही जो इंग्लैंड है, यूके है, वो हरदम खड़ा रहा है यूक्रेन के साथ, और उसने शुरू के पहले दिन से ये हथियार जो भी मदद है वो दी है। और जिस प्रकार से आपने हथियार गिनाए हैं उसके अंदर बस्तरबंद गाड़ियां भी हैं, रडार भी हैं, एंटी एयरक्राफ्ट आपकी मिसाइल भी हैं, तो एक से एक बेहतर वेपन सिस्टम उन्होंने दिया है। तो कहीं ना कहीं रूस और जो यूके के अंदर रिलेशनों के अंदर दरार आई है, उसका कारण ये भी है। और दूसरा ये भी है कि कहीं ना कहीं रूस के ऊपर डिपेंडेंट नहीं था यूके, ना गैस में ना ऑयल, क्योंकि जो फ्रांस और जर्मनी है
वो हिचकिचा रहे थे, उन्होंने बाद में मदद करने की सोची। पहले उनको लग रहा था कि वो रूस के अगेंस्ट डायरेक्टली नहीं जाना चाहते क्योंकि उनको गैस और ऑयल मिलती है, मगर यूके पहले दिन से ही बहुत खुल के आया यूक्रेन के साथ। और जो मदद उसने की है, मुझे लगता है जितनी अमेरिका ने दी है उतनी ही यूके ने दी है। अमेरिका ने भी बहुत मदद दी है, $4.1 बिलियन अब $2.1 बिलियन। मगर ये सच्चाई है कि जो यूके है वो मॉरली भी, हथियारों के उससे भी साथ में लगता है यूक्रेन के खड़े हुए। उनको लगता है कि अगर यूक्रेन हारेगा तो इट इज अ डिफीट ऑफ डेमोक्रेसी, क्योंकि जो लड़ाई लड़ी है, ये जो स्पेशल मिलिट्री ऑपरेशन सर, ये डिफीट ऑफ डेमोक्रेसी है या वाकई में ये वर्चस्व की लड़ाई बना ली है नेटो ने अपने लिए? क्योंकि सारे देश जिस तरीके से एग्रेसिव होकर अब यूक्रेन का साथ दे रहे हैं, वो समझ रहे हैं कि अगर हार गया यूक्रेन ये जंग, तो पूरी दुनिया ये कहेगी कि आप तो यूक्रेन के साथ थे, 30 देश एक साथ खड़े थे, लेकिन हुआ क्या? हाँ बिल्कुल। एक और बड़ी प्रॉब्लम अनुराग, आपने बहुत अच्छा बोला कि अगर यूक्रेन हार जाता है तो ये नेटो की हार मानी जाएगी, क्योंकि नेटो एक प्रकार से शैडो बॉक्सिंग कर रहा है, नेटो लड़ाई लड़ रहा है यूक्रेन के थ्रू। और अगर ऐसा होता है तो ये जो छोटे छोटे देश हैं, चाहे स्वीडन है, फिनलैंड, जो नेटो में दाखिल होना चाहते हैं वो भी नहीं होंगे। ये पोलैंड, रोमानिया और ये बाल्टिक स्टेट है, लातिया, लिथुआनिया, इस्तोनिया, ये भी डर जाएंगे क्योंकि उनको लगेगा कि रूस कल को उनके ऊपर भी हमला कर सकता है। तो फिर ये इसका मतलब रूस का दबदबा बढ़ जाएगा और ये ऐसा नेटो होने नहीं देगा, इसलिए वो वेपन देते रहेंगे, यूक्रेन लड़ता रहेगा। अगर यूक्रेन हारता है तो ये बहुत सेटबैक होगा नेटो के लिए। तो इसको काउंटर करने के लिए जिस प्रकार से यूक्रेन की फौज लड़ रही है वो काबिले तारीफ है। हथियार ये देंगे, यूक्रेन की फौज लड़ेगी। आपने बहुत अच्छा पॉइंट बोला, डोनबास के इलाके में भी जो इलाका यूक्रेन ने गुआ दिया था वो भी वापस आ रहा है, चाहे वो बाखमुट का है, चाहे वो आपका सोलेडर है, चाहे वो खारासोन है। खारकीव के अंदर भी काफी हिसाब से जीत हो रही है। और एक बहुत अच्छा पॉइंट बोला है यूक्रेन ने, ये हमें जो हथियार मिलेंगे हम रूस के टेरिटरी में नहीं करेंगे इस्तेमाल। उसका मतलब ये है कि ये कतई नहीं है क्रीमिया में इस्तेमाल नहीं करेंगे। यूक्रेन क्रीमिया को अपना हिस्सा मानता है जो जबरदस्ती रूस ने 2014 में ले लिया। बिल्कुल, तो इसलिए ये लड़ाई सर अब तो नहीं है। ये स्थिति है, पहले तो यूक्रेन अपने बचाव में उतरा हुआ था जंग में, अब तो अपने तरीके से खिचड़ी भी पका पा रहा है यूक्रेन की, वो जंग को कैसे आगे ले जाए। मैं एक बार फिर से आपका रुख करता हूं सर, जेलेंस्की ने ब्रिटेन सैन्य अड्डे का दौरा किया है, ये बड़ी जानकारी हम आपको दे रहे हैं, जहां पर ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक के साथ सैन्य अड्डे पर वो पहुंचे। चैलेंजर 2 टैंक का उन्होंने निरीक्षण किया। यूक्रेनी सैनिक चैलेंजर 2 टैंक की ट्रेनिंग ले रहे हैं और ट्रेनिंग के बाद टैंक यूक्रेन पहुंचाए जाएंगे। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक के साथ जेलेंस्की सैन्य अड्डे पर पहुंचे, चैलेंजर 2 टैंक का निरीक्षण किया। यूक्रेनी सैनिक दरअसल चैलेंजर 2 टैंक की ट्रेनिंग ले रहे हैं। हमारे साथ AK श्रीवास्तव लगातार जुड़े हुए हैं। सर, ये सैन्य अड्डे का दौरा करना और खासतौर पर उस जगह का दौरा करना जहां पर जेलेंस्की के सैनिक ट्रेनिंग ले रहे हो, एक तो ये मनोबल बढ़ाएगा, दूसरी तरफ ये भी एक मैसेज देने की कोशिश है कि देखिए साहब, हम नई तैयारी के साथ जंग के मैदान में आ रहे हैं। हाँ बिल्कुल। देखो अनुराग, आपने बहुत अच्छा बोला पॉइंट, और ये सच्चाई है कि सभी को लगता है कि चैलेंजर 2 और लेपर्ड 2 जो मेन बैटल टैंक है यूके के और जर्मनी के, तो उसका क्रू कैसे ट्रेन होगा ये नहीं पता। यूक्रेन ने पहले ही 3 महीने पहले ही अपना क्रू भेज दिया है यूके में भी और जर्मनी में भी, वो ट्रेनिंग कर रहे हैं। और ये मेन बैटल टैंक है, आज वर्ल्ड के सबसे अच्छे टैंकों में काउंट होते हैं चैलेंजर 2, लेपर्ड 2 और अब्राहम एम जो अमेरिका देगा, और उसकी क्रू की ट्रेनिंग कर रहा है। जिस प्रकार से जेलेंस्की अभी अपने उस इलाके में आए जहां पर ये ट्रेनिंग हो रही है, इससे 2 पॉइंट है। एक तो मनोबल जो है बहुत बड़ा होता है यूक्रेन की फौज का भी, और जो लोग वहां ट्रेन होने। दूसरा ये मैसेज जा रहा है ये रशिया को कि भाई सभी नाटो कंट्री इकट्ठी हैं और इनको आधुनिक से आधुनिक हथियार मिलेंगे। तो मुझे लगता है ये पुतिन के लिए भी कोई एक अच्छी न्यूज नहीं है, जिससे ये अभी चैलेंजर 2, लेपर्ड 2, इब्राहिम और उसके बाद जेट और दूसरे रॉकेट मिसाइल बस्तरबंद गाड़ियां जो पैकेज दे रहा है अमेरिका $2.1 बिलियन का, और ये नाटो कंट्री खुल के आ गई। मुझे सबसे इंपॉर्टेंट चीज लग रहा है फ्रांस और जर्मनी। फ्रांस और जर्मनी कहीं ना कहीं एक प्रकार हिचकिचा रहे थे, आज वो भी आगे खुल के यूक्रेन के साथ पूरी मदद देने। आप देखें इमैनुअल मैक्रोन की बॉडी लैंग्वेज देखें, ओलाफ स्कोल्स की बॉडी लैंग्वेज देखें, ऋषि सुनाक की देखें, ऐसा लगता है वो
जेलेंस्की के साथ खड़े हुए हैं और जिस प्रकार से यूक्रेन की फौज का मनोबल है वो काबिले तारीफ है। हथियार मिलेंगे, ट्रेनिंग हुई है, तो मुझे लगता है ये आर पार की लड़ाई होगी। एक इक्वेशन आपसे समझने की कोशिश करता हूं, क्योंकि अब से ज्यादा दिन नहीं हुए, तकरीबन 20 से 30 दिन पहले ही फ्रांस, जर्मनी ये कन्नी काट रहे थे यूक्रेन से, और अचानक ऐसा क्या हुआ? क्या अमेरिका ने किसी तरह की कोई लामबंदी की, कुछ और तरीके से समझाया गया जो ये तमाम देश जो है एकमुश्त होकर यूक्रेन की आज मदद कर रहे हैं? हाँ बिल्कुल अनुराग, आपने ठीक बोला, क्योंकि पहले थोड़ा सा ये शक था कि गैस और ऑयल इनको मिलता है रूस से, ये रिलेशन इतने खराब नहीं करना चाहते थे, मगर अमेरिका ने मुझे लगता है कि जो बातचीत करके इनको इकट्ठा किया है और ये बताया है वजूद की लड़ाई है, अगर यूक्रेन की फौज हारती है तो वो नेटो की हार होगी और फिर ये जो है रूस वेस्ट की तरफ एक्सपेंड करेगा। मुझे लगता है ये बात अभी इनको समझ आई है और ये जो नेटो के अंदर दरार थी वो बिल्कुल नजर नहीं आ रही। अभी तीनों कंट्री जो यूके के साथ आपका रूस के अगेंस्ट फ्रांस भी खड़ा है, जर्मनी भी खड़ा है और अमेरिका का जो लीडरशिप है वो उभर के आई है। कहीं ना कहीं अमेरिका की लीडरशिप पे भी शक था और ये जो नेटो कंट्री थी ये अपने डिफेंसिव के लिए भी पैसा खर्च कम कर रही थी नेटो का, अब वो भी बढ़ा दिया है। तो मुझे लगता है अब ये खुल के आगे हैं रूस के अगेंस्ट और वो जो आपस में मतभेद थे वो भी दूर हो गए हैं और जो लीडरशिप है अमेरिका की वो भी एक प्रकार से अनडिस्प्यूटेड होगी नेटो में। तो ये सारी बातें हैं जिससे रूस को भी बहुत ज्यादा मैं समझना चाहूंगा आपसे, क्योंकि एक तरफ तो ये तमाम देश जो है वो लामबंद हो गए हैं और कितना एग्रेसिव है वो आपने बहुत अच्छे तरीके से आसान शब्दों में समझाया, लेकिन रूस ये कहता रहा है सर कि भले ही पूरा विश्व एक साथ हो जाए, नाटो के साथ हो जाए, लेकिन हम ये जंग लड़ेंगे और जीतेंगे भी। इस वक्त रशिया की स्ट्रेटेजी क्या होगी इन तमाम घटनाक्रमों के बीच में? देखो, कहना तो आसान है पुतिन को, मगर करने में फर्क है, क्योंकि देखो अगर आप रूस को देखें 12th इकोनॉमी है वो पूरे वर्ल्ड की और उसके बाद मिलिट्री पावर सेकंड थी। इकोनॉमी इतनी देर सस्टेन नहीं कर पाएगी, 1 साल के करीब होने वाला है वो लड़ाई अकेला लड़ रहा है, उसको हथियार बहुत कम मिली है, मदद कम मिली है ईरान से या नॉर्थ कोरिया से, चीन ने भी हेल्प नहीं की है। लड़ाई बढ़ती जाएगी, इकोनॉमिकली जो रूस है उसको इंपैक्ट होगा। अब मुझे लगता है पुतिन दलदल में फंस गए हैं, अब निकलें कैसे ये समझ नहीं आ रहा, क्योंकि जैसे जैसे लड़ाई खिंचेगी वैसे वैसे रूस की इकोनॉमी पे इंपैक्ट पड़ेगा और रूस का जो हथियार थे वो भी खत्म होने लगेंगे, क्योंकि 1 साल के हथियार आप अम्यूनिशन बना के नहीं रखते। मुझे लगता है पुतिन को बड़ी चिंता का विषय है, अगर ये लड़ाई खिंचती है स्प्रिंग से आगे अगले 3-4 महीने में, तो मुझे लगता है सबसे ज्यादा रूस की इकोनॉमी कई देश रहे हैं जो सूडो अभी तक साथ रहे रशिया के, क्या खुलकर वो साथ आ सकते हैं? मसलन चाइना जैसे देश, वो कहते तो हैं शब्दों के तौर पर कि हाँ हम रशिया के साथ खड़े हैं, लेकिन वो एम्यूनिशंस के तौर पर, सैन्य साजो सामान के तौर पर वो साथ खड़े दिखाई नहीं देते। तो क्या जब ये नाटो वाले फ्रंट खुलकर सामने आ चुके हैं रशिया के, तो क्या रशिया वाले फ्रंट खुलकर सामने आ जाएंगे इनके? अब मुझे लगता नहीं। देखो, रूस के साथ एक तो बेलारूस है वो जो अपनी जमीन का इस्तेमाल करने दे रहा है और कहीं ईरान है वो भी बार बार कह रहा है ये जो शाहिद ड्रोन है वो हमने लड़ाई से पहले दिए थे। अगर कोई हथियार देता है तो वो देगा नॉर्थ कोरिया, उसके हथियारों की कोई ज्यादा वजूद नहीं है। चीन कभी हथियार नहीं देगा, चीन अपनी लड़ाई अपने हिसाब से लड़ रहा है, वो सुपर पावर बनना चाहता है, वो नहीं चाहता वेस्ट से रिलेशन इतने खराब हो कि उसके ऊपर इकोनॉमिक सैंक्शन लगे। तो चीन अपने हिसाब से ताइवान की तरफ देखेगा, मगर वो खुल के रूस के साथ नहीं आएगा। ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, रूस को भी समझ आ गई है अगर ये लड़ाई लंबी खिंचती है तो लड़ना उसको अकेला पड़ेगा और कुछ एक मदद हो सकती है, चीन उसके साथ खुल के नहीं आएगा। और ये एक बड़ा चिंता का विषय है पुतिन के लिए, क्योंकि जो शी जिनपिंग है एक बहुत चालाक लीडर है, उनको मालूम है कि उनकी इकोनॉमी को अच्छा करना चाहिए अगर वो एक प्रकार सुपर पावर बनना चाहते हैं। यही चाहता है अमेरिका कि किसी तरीके से चीन जो है कमजोर हो, तो इसलिए चीन मुझे लगता नहीं कि रूस की मदद जो है और बिल्कुल खुल के करेगा, उसको इकोनॉमिक सैंक्शन का डर है, इसलिए लगता है रूस अकेला है। रूस के साथ अगर है तो कुछ हिसाब से नॉर्थ कोरिया, कुछ हिसाब से ईरान और कुछ बेलारूस खड़ा है, बाकी नहीं। और जबकि यूक्रेन के साथ पूरा यूरोपियन यूनियन और नेटो खड़ा हुआ है, उसको हथियार मिलने हैं, उनका मोराल हाई है और ये लड़ाई जो है आर पार की होगी जब ये स्प्रिंग में ऑफेंसिव होगा। और मुझे लगता है कि जिस हिसाब से हथियार मिल रहे हैं यूक्रेन को, स्पेशली जो ये आपके मेन बैटल टैंक हैं चैलेंजर 2, लेपर्ड 2 और अब्राहिम एम, पलड़ा लगता है यूक्रेन की तरफ भारी पड़ेगा।
ठीक है सर, मैं एक बार फिर से आपका रुक कर रहा हूं। एक बड़ी खबर अपने दर्शकों को बता दें, रूस से युद्ध को लेकर यूक्रेन ने बड़ा दावा किया है। 10 दिनों के अंदर रूस करने वाला है बड़ा अटैक। रूस ने बड़े हमले की तैयारी शुरू कर दी है। अब जेलेंस्की ऐसा कह रहे हैं तो उसके पीछे की वजह क्या है? क्या वाकई में इस तरह का कोई स्ट्रॉन्ग इनपुट है या फिर सिर्फ ये उकसावे वाली है कि आप देखिए साहब, नाटो वाले जितने भी देश हैं मेरे साथ खड़े रहिए क्योंकि रूस बड़े हमले की तैयारी कर रहा है। समझने की कोशिश करते हैं। सिवाज सर, क्या लग रहा है आपको सर जेलेंस्की के इस बयान के बाद? हाँ देखो, जेलेंस्की का बयान के दो मतलब है। ये तो कोई शक नहीं कि एक बहुत बड़ा ऑफेंसिव करेगा अब रूस आने वाले समय में, पर इतना जल्दी नहीं करेगा कि अगले 10-15 दिन में, क्योंकि अभी तक बर्फ पड़ी हुई है और ग्राउंड सोगी है। वहां पर टैंक्स नहीं चल सकते, ऑफेंसिव मैन्यूवर नहीं हो सकता कीव की तरह। इसलिए हमला तो करेगा, मगर करेगा अभी कम से कम 1 महीने से ज्यादा के बाद। ये अब जो प्रेशर जेलेंस्की डाल रहे हैं वो ये कर रहे हैं कि आप मुझे जल्दी से जल्दी हथियार दें, क्योंकि रूस हमला करने वाला है। एक प्रकार से हथियार लेने की एक बिल्कुल सर, और इसमें वो टैक्टिक्स में कितने कामयाब हो पाते हैं, क्योंकि ये तो समझ में आया कि पहले जेलेंस्की बेचारे टाइप मालूम होते थे। ये तो समझ में आ गया कि एक अच्छे वॉर स्ट्रेटेजी के साथ उस जंग में है। बहुत शुक्रिया सर आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम चर्चा करने के लिए, तमाम चीजों को बेहतरी से समझाने के लिए।